स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंगौर, सहायक अध्यापक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। बच्चों, अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत इस पाठ को हम 3 भागों में विभाजित करते हुए अध्ययन करेंगे। पहला है लैंगिक मसले और राजनीति। दूसरा जो भाग हमारा अध्ययन का रहेगा वो रहेगा धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। तीसरा जो हमारा भाग रहेगा वो रहेगा जाति और राजनीति। बच्चों, देखा जाए आज जो हमारे चर्चा के बिंदु हैं वो है लैंगिक मसले और राजनीति भाग 1, जिसके अंतर्गत हम लैंगिक असमानता, निजी और सार्वजनिक का विभाजन, निजी और सार्वजनिक का विभाजन के परिणाम, आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समस्याएं और समस्याओं के समाधान पर बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। परिवार किन लोगों से मिलकर के बनता है? दादी दादा, मम्मी पापा, चाची चाचा, भाई बहन आज से परिवार मिलकर बनता है। बच्चों, घर के अंदर का कार्य कौन करता है? बच्चों, घर के अंदर का कार्य महिलाएं करती हैं। सामान्यतः घर के बाहर का कार्य बच्चों कौन करता है? पुरुष करते हैं। घर के अंदर का कार्य महिलाएं और बाहर का कार्य पुरुष ही क्यों करते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा बहुत पहले से ही चला आ रहा है। देखा जाए तो सही भी है। अब यदि मैं कहूं कि लैंगिक मसले और राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चों, आज हम अध्याय 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत लैंगिक मसले और राजनीति भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, राजनीति में सामाजिक विभाजन की यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। लैंगिक मसले और राजनीति आज हमारा जो अध्ययन का है ये पहला भाग है। अब इसके अंतर्गत हम बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन बच्चों करेंगे। अब अगर बच्चों आगे बात की जाए यहां पर कि हमारे समाज में आज भी किसी के घर में यदि लड़का जन्म लेता है तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं? देखा जाए बच्चों तो हम लोग खुशी मनाते हैं। जब किसी के घर में लड़की का जन्म होता है क्या तब भी लोग खुश होते हैं? बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा नहीं। कुछ बच्चों का जवाब हाँ भी हो सकता है। बच्चों, आधुनिक समाज है, दोनों चीजें होती हैं। कुछ लोग खुशी मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं। यह जो खुशी मनाना और ना मनाना ये कहीं ना कहीं एक लैंगिक असमानता के अंतर्गत आता है। बच्चों, तो अब जो हमारा अगला बिंदु होगा वो होगा लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता। अब बच्चों, लैंगिक असमानता है क्या? तो लैंगिक असमानता श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो प्रत्येक जगह उपस्थित होता है। लैंगिक असमानता स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के विषय में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं हैं। यहां पर एक शब्द आ रहा है रूढ़ छवियां। इससे क्या तात्पर्य हो सकता है? बच्चों, देखा जाए तो कुछ बातें या कुछ मान्यताएं जो हैं वह विज्ञान की कसौटी पर खरी उतार करके ही हम उनको पूरा करते हैं। हम लोग सीधा कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिकता के आधार पर जो बातें कही जाएं, जो कार्य किया जाए वो रूढ़वादी छवियां नहीं कहलाएंगी। जो आस्था के अनुसार या परंपरा के अनुसार जिन कार्यों को किया जाता है
वो रूढ़वादी छवियां होती हैं। सामाजिक भूमिकाएं बच्चों क्या होती हैं? समाज के द्वारा किसी के लिए पहले से ही किसी चीज को निर्धारण कर देना कि ये कार्य महिलाएं करेंगी, ये कार्य पुरुष ही करेंगे, ये कार्य ऐसे नहीं होगा, ये कार्य ऐसे होगा। बहुत सारी चीजें, कौन मंदिर जाएगा, कौन पूजा पाठ करेगा, सामाजिक भूमिकाएं, समाज ही ये सारी भूमिकाएं कहीं ना कहीं अदा करता है। और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लड़कियां पढ़ने जाएंगी या नहीं, परिवार भी होता है, उसमें समाज भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता है। समाज इन बातों कहता है, इन बातों को बात करता है कि क्या करोगे ज्यादा पढ़ा लिखा करके। ये सारे बिंदु जो है कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता बच्चों पैदा करते हैं। हाँ, यदि हम कहें कि पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य संबंध हैं, पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य संबंध होते हैं, जहां पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। अब शक्ति संबंध क्या है बच्चों? अमूमन हम लोग गांव घर में बोलते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती हैं, वहां पर पुरुषों को श्रेष्ठ मान लिया जाता है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बच्चों निहित है। यदि ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था बच्चों ना होती समाज में, या पुरुष प्रधान व्यवस्था ना होती समाज में, तो लैंगिक असमानता आपको देखने को नहीं मिलती। इस तरह से पुराने जमाने की बात की जाए, वैदिक काल में हम देखते हैं तो वेदों की रचना में कहीं ना कहीं महिलाओं का साथ रहा, महिलाओं के द्वारा वेदों की रचना की जाती है, वहां पर लैंगिक असमानता देखने को नहीं मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में लैंगिक असमानता बच्चों देखने को हमें पर्याप्त मात्रा में हर जगह पर मिल जाती है। लैंगिक असमानता वास्तव में है क्या? तो आपका क्या उत्तर होगा? महिला और पुरुषों में भेदभाव करना, उनके अधिकारों में भेदभाव करना, ये कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता का ही एक लक्षण हो सकता है बच्चों। यदि मैं आपसे कहूं कि निजी और सार्वजनिक का विभाजन के बारे में बच्चों आप लोग क्या जानते हैं? देखा जाए बच्चों तो निजी और सार्वजनिक का जो विभाजन है, यह लैंगिक असमानता से ही, लैंगिक मसलों से ही उत्पन्न होता है। यदि लैंगिक मसले ना हो तो निजी और सार्वजनिक का विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही ये आपको दिखेगा। अब ये निजी और सार्वजनिक का विभाजन क्या है, थोड़ी इसके बारे में समझते हैं बच्चों। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। अब बच्चों ये बात की जाए कि निजी क्या है और सार्वजनिक क्या है, देखा जाए बच्चों तो यह विभाजन जो है, ये जो विभाजन हो रहा है, यह भी कहीं ना कहीं एक समाज विभाजन का ही बच्चों रूप है। इसके अंतर्गत समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं भूमिकाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, और इन भूमिकाओं को ही हम श्रम के लैंगिक विभाजन के नाम से जानते हैं। एक शब्द नया आ गया आपका, पूरा वाक्य बन रहा है कि श्रम का लैंगिक विभाजन। इसको समझने के लिए मैं एक चार्ट लगा रहा हूं। अब उसमें आप देखें कि समाज जो है कैसा है, पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान समाज है बच्चों। आपको चार्ट में दिख रहा होगा, मैंने एक ब्रैकेट बना रखा है, वहां पर लिखा है समाज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पितृ प्रधान या पुरुष प्रधान समाज। समाज के द्वारा काम के बंटवारे का तरीका बनाया जाता है। अब काम के बंटवारे का तरीका क्या है कि निजी कार्य और सार्वजनिक कार्य। निजी कार्य में महिलाओं को दे दिया जाता है और सार्वजनिक कार्य पुरुष के पास पहुंच जाते हैं। अब है क्या निजी कार्यों में कि घर के अंदर के सारे कार्य महिलाएं स्वयं करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों से कराती हैं। समाज द्वारा काम के बंटवारे का यह तरीका, जिसमें महिलाओं को घर के अंदर के सारे कार्य तथा पुरुषों को बाहर के कार्य दिए गए, यह श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है।
चार्ट को हटाता हूं बच्चों। अब देखा जाए कि श्रम का लैंगिक विभाजन तो बच्चों हो गया। श्रम का लैंगिक विभाजन किनके बीच हुआ? महिला और पुरुषों के बीच में हुआ। श्रम के लैंगिक विभाजन में जो महिलाओं हेतु शब्द प्रयोग किया गया वह कौन सा है? निजी। निजी के तहत महिलाओं को रखा गया, जिसमें उनके सारे घरेलू कार्य थे बच्चों, जिसमें उनका खाना बनाना, घर के परिवार के अंदर जो भी है कपड़े धोना या अनाज दाना पानी जो भी व्यवस्था करना, अंदर जो घर के अंदर रह के कार्य करना, वो सारे महिलाओं के पास पहुंचा दिए गए काम। इसी को निजी विभाजन कहा गया। निजी और सार्वजनिक का विभाजन हुआ तो इसके कुछ ना कुछ परिणाम भी निकले होंगे बच्चों। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? अब जो हम अगला बिंदु चर्चा करेंगे वो होगा आपका निजी और सार्वजनिक का विभाजन के परिणाम। निजी और सार्वजनिक के विभाजन का परिणाम। यह बिंदु जो है बच्चों, यह निजी और सार्वजनिक का जो विभाजन हम पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत आ रहा है। तो बच्चों है क्या ये? इसके अंतर्गत महिलाएं घर की चार दीवारी में सिमट करके रह गईं। हम एक सामाजिक विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, लैंगिक मसलों का अध्ययन कर रहे हैं। अब लैंगिक मसलों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से निजी और सार्वजनिक का विभाजन होता है, परिणाम क्या निकलता है, महिलाओं के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसके बारे में यहाँ परिणामों पर चर्चा करते हैं कि महिलाएं घर की चार दीवार में सिमट करके रह गईं। आबादी में औरतों का आधा हिस्सा होने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में उनकी भूमिका बहुत संकुचित रह गई। महिलाओं में धीरे धीरे जागरूकता आने के बाद राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरते हैं और समाज में बराबरी के अधिकारों, शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग हेतु महिलाओं ने संगठन बना आंदोलन प्रारंभ किया। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? नारीवादी आंदोलन। अब यदि बच्चों बात की जाए कि नारीवादी का मतलब क्या है, अब यदि बात की जाए बच्चों कि इस नारीवादी का मतलब क्या है, यह एक विचार है। वह पुरुष वह महिला जो नारियों हेतु, महिलाओं हेतु, औरतों हेतु यह विचार रखे कि समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, वह नारीवादी सोच है। अब इन नारीवादी आंदोलनों का परिणाम निकलता है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका बढ़ती है। सार्वजनिक जीवन से क्या तात्पर्य है बच्चों? यानी जो पुरुष पहले जिनके पास जो हिस्सा था, बाहरी जो हिस्सा था, यानी वो राजनीति में आ सकते थे, समाज के अन्य कार्य कर सकते थे, वहां पर महिलाओं की भागीदारी या भूमिका बढ़ती है, जिसके कारण आज हम औरतों को बहुत सी भूमिकाओं में बच्चों देख सकते हैं। वह कौन सी भूमिकाएं हैं? आज बच्चों अगर आप देखेंगे आप तो औरतें जो हैं पायलट भी हैं, औरतें जो हैं अंतरिक्ष में भी गई हैं, औरतें जो हैं युद्ध क्षेत्र में भी जा रही हैं, सेना के रूप में, सैनिक के रूप में। वो वैज्ञानिक भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो नर्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जहां पर आप औरतों को बच्चों देखेंगे। अब यहां पर कुछ बातों पर चर्चा करना बच्चों आवश्यक है कि निजी और सार्वजनिक का जो विभाजन हुआ उसका कोई एक परिणाम याद करो बच्चों। पहला परिणाम ही है कि जो महिलाएं हैं बच्चों वह घर के अंदर चार दीवारी में कैद हो जाती हैं। अब यदि मैं कहूं, आगे एक प्रश्न मैं आपसे और कहूं कि नारीवादी से क्या तात्पर्य है बच्चों? नारीवादी से तात्पर्य है एक विचार,
कैसा विचार? यह विचार है कि जो औरत है उसको समाज में बराबरी का दर्जा मिले। नारीवादी एक विचार है, वह पुरुष के अंदर भी हो सकता है और महिला के अंदर भी बच्चों हो सकता है। अब इसका परिणाम बच्चों आगे और क्या निकलता है ये भी समझते हैं। आंदोलन होते हैं, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब यदि हम बात कहें कि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति के बारे में आप बच्चों क्या जानते हैं, तो जो हमारा अगला बिंदु चर्चा का होगा वो है आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति। आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति। देखा जाए बच्चों तो आज भी वर्तमान समय में साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो महिलाओं में आज भी साक्षरता दर कम पाई जाती है। आजादी के बाद की स्थितियां हैं बच्चों। कुल पूरे भारत देश की अगर साक्षरता दर को देखें तो वह है 74.04%। कितनी है? 74.04%। ये कुल साक्षरता है हमारे भारत देश की। इसमें 65.46% महिलाओं की साक्षरता दर है और 82.14% पुरुषों की। साक्षरता दर कम होने के कारण महिलाएं उच्च शिक्षा में नहीं पहुंचती हैं, औरतें वहां तक नहीं पहुंचती हैं। परिणाम बच्चों क्या निकलता है कि जब उनको उच्च शिक्षा नहीं मिलती है तो वह ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाती हैं, जहां पर अधिक तनख्वाह मिलती है वहां पर नहीं पहुंच पाती हैं, और यदि कोई महिलाएं पहुंचती है तो उनकी संख्याएं आपको बहुत कम मिलेंगी। एक सर्वेक्षण हुआ था देश के 6 राज्यों में, समय का उपयोग संबंधी संरक्षण इसको बोला गया है। इसके अनुसार पुरुष की तुलना में महिला द्वारा ज्यादा काम करने के बावजूद उनको ज्यादातर कार्यों के पैसे नहीं मिलते हैं बच्चों, कि उनके कार्य को सकल आय में जोड़ा ही नहीं जाता है। यह भी कहीं ना कहीं एक लैंगिक असमानता है बच्चों। यहां पर एक बिंदु उभर करके और आता है कि वो कौन से कार्य। पुरुष कहेंगे कि महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, हम उनको सकल आय में क्यों जोड़े? मान लो उन्होंने कपड़े सिल दिए बच्चों की, तो हम सकल आय में क्यों जोड़े? यहीं पर एक बिंदु आता है कि जब इन्हीं कामों को पुरुष करते हैं और उनसे आमदनी प्राप्त करने लगते हैं तो उसको सकल आय में दिखाने लगते हैं। जैसे क्या पुरुष भोजन नहीं बनाते हैं? बनाते हैं बच्चों। उनके द्वारा जब यही कार्य किया जाता है महिलाओं वाला, जो निजी का विभाजन हुआ था कि निजी में कौन कौन से कार्य होंगे, उन कार्यों को जब पुरुष करने लगता है तो वो उसको आमदनी से जोड़ लेता है। चाहे वो टेलरिंग हो, चाहे वो आपका भोजन पाक हो, या कोई अन्य कार्य हो जो महिलाओं के हैं, यदि उनको पुरुष करता है तो वो आमदनी से जोड़ लिए जाते हैं। इतना ही नहीं बच्चों, लैंगिक असमानता में एक बिंदु और भी इसमें जोड़ सकते हैं आप, कि इतने सारे काम करने के बाद भी कहीं ना कहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मजदूरी कम मिलती है बच्चों। आज भी यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो भारत देश में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं मिलती हैं बच्चों। शहरी इलाके में आज भी महिलाओं हेतु कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा है। एक मैं यहां पर चार्ट लगा रहा हूं, देखिए उसको, यहां पर लिखा हुआ है मिसिंग शब्द। कितनी महिलाओं की संख्या मिसिंग लिखी हुई है, तो क्या ये गांव देहात में मिसिंग दिखाएंगे? नहीं बच्चों, यह पूरी समस्याएं कहीं ना कहीं शहरों में ही आपको मिलती हैं देखने को। देखा जाए तो शहरी क्षेत्र महिलाओं के दमन के लिए, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं असमानता दिखाने के लिए, महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए जाने जाते हैं। आजादी के बाद भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कुल कितनी है? 82.14%। क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मजदूरी आज भी कम मिलती है? हाँ, मिलती है बच्चों। यदि मैं
अगला बिंदु कहूं आपसे कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। अब जो बच्चों हमारा अगला बिंदु है वो है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्या है बच्चों राजनीतिक प्रतिनिधित्व? राजनीतिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य है निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी अर्थात उनका सत्ता पर नियंत्रण। यही चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि साक्षरता दर किसकी ज्यादा है, महिलाओं को क्या मजदूरी कम मिलती है। तो ये जो सारी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं या क्यों आ रही हैं, वह इसलिए आ रही हैं कि उनके पास सत्ता नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र से कहीं ना कहीं महिलाओं को दूर रखा गया। इस कारण महिलाओं में कहीं ना कहीं आज भी आपको लैंगिक असमानता देखने को मिल जाएगी महिलाओं के खिलाफ पुरुषों के द्वारा। यदि हम कहें कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कुछ समस्याएं हैं तो समस्याएं कौन सी हो सकती हैं महिलाओं के लिए? राजनीतिक, या हम इसी को कह सकते हैं सार्वजनिक प्रतिनिधित्व की समस्याएं। क्या समस्याएं हैं बच्चों? देखा जाए तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम है। क्यों कम है? हम सबसे पहले वहां पढ़ते हैं निजी और सार्वजनिक का विभाजन। हम देखते हैं कि वहां पर बच्चों समाज जो है कहीं ना कहीं बंटवारा कर देता है काम का। सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों के हवाले हो जाता है। इसका परिणाम यहां पर आपको दिखाई देगा कि आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं विधायिका से बहुत दूर हैं, यानी उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व या सार्वजनिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दुनिया के देशों की राष्ट्रीय संसदों से यदि तुलना करें तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बच्चों कम है। मैं यहां पर एक चार्ट लगा रहा हूं जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की संसदों में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है उसके बारे में। आप यहां पर देखेंगे कि 40% यानी सबसे ज्यादा नॉर्डिक कंट्रीज में जो है उनको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। यदि भारत का नंबर हम देखें यहां पर तो भारत में 8.3% मात्र प्रतिनिधित्व महिलाओं के द्वारा कहीं ना कहीं विधायिका, लोकसभा और विधानसभा में मिलता है। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो अब जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं के अपेक्षा भारत को 18वां स्थान प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई। इसमें भारत विश्व में 69वां स्थान प्राप्त करता है बच्चों। कि अगर ये समस्याएं हैं तो समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान भी होगा। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान। क्या है हमारे पास समस्या का समाधान? नारीवादी जो आंदोलनों के परिणाम स्वरूप महिलाओं की समस्या का समाधान निर्धारित प्रतिनिधियों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को हम बढ़ाकर अर्थात उनको सत्ता पर नियंत्रण प्रदान कर हो सकता है। समाज की मानसिकता में बच्चों धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना
और महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास बच्चों किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में बच्चों कहीं ना कहीं आपको प्रगति देखने को मिलेगी। ये हमारी यहाँ पर समस्याओं का समाधान बच्चों हो सकता है। एक प्रश्न बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के अनुसार महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कितने प्रतिशत हुई? 23%। अब बच्चों हम लोग थोड़ी रिवीजन करते हैं कि आज हमने किन किन चीजों का अध्ययन किया, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की। इतना अध्ययन करने के बाद, इन बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद अब आप बच्चों लैंगिक मसले और राजनीति जो हमने भाग 1 का अध्ययन किया उसके अंतर्गत लैंगिक असमानता के बारे में आप लोग बता सकते हैं, रूढ़ छवियों के बारे में आप लोग बता सकते हैं, निजी और सार्वजनिक का विभाजन क्या है, उसके अंतर्गत सम का लैंगिक विभाजन किस तरह से हुआ आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं, निजी और सार्वजनिक के विभाजन का परिणाम क्या था इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हुई, इसके बारे में आप बता सकते हैं बच्चों। नारीवादी आंदोलन क्या है तथा नारीवादी से क्या तात्पर्य है इसके बारे में आपको जानकारी हो चुकी। आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको जानकारी हुई। इसके साथ साथ महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में उनकी समस्याएं और समस्याओं के समाधान के बारे में आज हमने यहाँ पर बच्चों चर्चा की। अब बच्चों आप गृह कार्य नोट करें, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। निजी और सार्वजनिक का विभाजन को विस्तार पूर्वक वर्णित करें। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, महिलाओं हेतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समस्याएं और उन समस्याओं के समाधान का वर्णन करो। ये 3 प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। कल हम अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति भाग 2 का अध्ययन करेंगे। उसके बारे में आप लोगों को बच्चों पढ़ करके आना है। धन्यवाद।